बोलो। अब स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया चैप्टर। ये बताना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर फंड फ्लो आ गया आपको, मतलब अगर लेजर बनाना आ गया फंड फ्लो का, तो ये चैप्टर आसान हो जाता है। क्योंकि लेजर तो बचपन से हम लोग सीखते हैं और फॉर्मेट तो इसका बहुत सिंपल है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। अभी कैश फ्लो में क्या करने का, सिर्फ आपको ये देखना है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, और कुछ देखने की दरकार नहीं है। ठीक है ना? क्या क्या आइटम इसमें से कवर करेंगे, क्या क्या आइटम को हटा देंगे, वो भी हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे। जैसे दो टाइप के आइटम्स होते हैं जब हम लोग कैश का बात कर रहे हैं। तो कैश आइटम्स होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन कैश आइटम्स। दो ही चीज होता है। ठीक है, आपको इसको नहीं करना है और इसको करना है। ठीक है, इसकी इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, दोनों ही को कंसिडर करेंगे। नॉन कैश आइटम जो होता है उसका ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, तो इसको हम लोग को कंसिडर करने का दरकार नहीं है। नॉन कैश आइटम का एग्जाम्पल क्या हो गया फेमस? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कोई भी प्रोडक्ट का होता है तो उसमें हम लोग कैश का मूवमेंट्स को नहीं देखते। ठीक है। और इनफ्लो आउटफ्लो नॉर्मल कैश का आइटम क्या हो गया? किसी को हम लोग पैसे दिए या किसी से हम लोग पैसा लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। दैट्स वेरी सिंपल। सो इसमें बहुत सारा सेक्शंस है। अगर सबसे पहले फॉर्मेट का बात करें, तो फॉर्मेट कैसा दिखता है? नॉर्मल। याद है किसी को क्या क्या होता था? चलो, तीन आइटम सेक्शंस बता रहे हो, तो एक्टिविटीज पहले बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं कैश फ्लो में। कितने प्रकार के एक्टिविटी होते हैं? बोलिए, अभी आप लोग बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, जो याद है पहले वो बता दो आप। पहले ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब वो एक्टिविटी जिससे आपका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस चलता है, और जो आपका मेन सेक्शन ऑफ द बिजनेस होता है, जिस जो आपका काम है, जिसको बोलते हैं होल सोल काम। ठीक है। दूसरा एक्टिविटी क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बचपन में आप लोग सब पढ़े हुए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? सेल परचेज ऑफ एसेट्स। पक्का? रॉन्ग। अगर आप बोलोगे सेल परचेज ऑफ एसेट्स, तो डेटर्स भी तो एसेट्स है। क्या डेटर्स को आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो? नहीं। फिक्स एसेट्स बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा। राइट। राइट। फिक्स एसेट्स को अगर आप बोलोगे तो फिर भाई इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो फिक्स एसेट नहीं होता है। फिर भी आता है। देन जो एसेट्स को खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है, वो सारे एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर आपके हैं, जैसे आपका करंट एसेट्स में स्टॉक है, वो भी आपका खरीदा बेचा जा सकता है, बट आप उसको नहीं कंसिडर करोगे। और क्या होता है करंट एसेट्स में? डेटर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, वो तो ऐसे भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको वो एसेट्स को लेना है। लाइक फिक्स एसेट्स हो गया, परचेज ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट। इन्वेस्टमेंट हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हो। तो ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा? क्या हो सकता है बताओ? याद करो, याद करो, क्या क्या होता होगा फाइनेंसिंग? प्रॉफिट एंड सेल ऑफ? नहीं, एसेट का प्रॉफिट सिर्फ वहां नहीं आता है। इक्विटी शेयर, बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो सेक्शन हम लोग पढ़ते थे, उसमें जो कैपिटल है, अगर आपका कैपिटल इशू हो रहा है, या फिर आप कोई डिवेंचर है उसको रिडीम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डिविडेंड है, ठीक है, सो ये सारे जो कैलकुलेशन है ये कहाँ पे आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। सो ये तीन टाइप के एक्टिविटीज हैं जो आपको पढ़ना है एग्जाम में: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग में और भी कुछ होता है, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साइलेंट करो फोन को, बातचीत। क्या स्ट्रगल हो रहा है बताओ ऐश्वर्या तुमको? कितना बात करती हो बात में बात? कीर्ति को देखो, चुपचाप आती है, पढ़ती है। लेट आती है तो क्या होगा? 20-20 मिनट लेट आ सकती है, उसमें कौन सा बड़ा बात है ना आपके?
डन और नॉट डन? चलो अभी हम लोग इसके अंदर एक एक करके सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो हम लोग फॉर्मेट में देखते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है? अरे पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, वेरी गुड। ये सवाल नहीं था मेरा, ठीक है। ये लो, फिर भी तुम बोला, हमारा मन रख दिए। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। मेरा सवाल ये है कि इसमें सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलो लिखते भी चलना और साथ साथ डिस्कशन भी करते रहें। क्या बोलता है तू? वो फॉर्मेट में आप लोग को करने का दरकार नहीं है। डन और नॉट डन? चलो अब इसमें हम लोग सबसे पहला लिखते थे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आता कहाँ से? नेट प्रॉफिट आता था बैलेंस शीट में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को दिखाते चलते हैं, बैलेंस शीट है सपोज ये, ठीक है। सो बैलेंस शीट में ये जो पीएल अकाउंट होता था, इसका ही डिफरेंस को हम लोग क्या कहते थे? नेट प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग का इसमें क्या हो, प्रॉफिट ही आए। ऐसा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर हमारा 2006 का फिगर ये, पहले देख लेता हूँ 5 6 है या 7 और 6, 5 और 6, तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा हुआ? 980। क्लोजिंग 640। प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। तो आप इसी नेट प्रॉफिट को क्या करोगे? नेगेटिव में लिखोगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। अलग से यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है कि नेट लॉस, नेट प्रॉफिट ही लिख के या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो भी डिफरेंस होगा उसको हम लोग पीएल में नेट प्रॉफिट बोल के लिखेंगे। और जो भी लिखना है, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव बढ़ेगा, मतलब अगर बढ़ा है तो पॉजिटिव और अगर घटा है तो नेगेटिव। फंड फ्लो करते वक्त आप कोई भी सम में देखे नहीं कि ऐसा उल्टा दे दिया डेटा, याद है? मतलब हमेशा क्या रहता था? 5 6, मतलब आगे बढ़ रहा था ये। कभी कभी कैश फ्लो में ये करता है जानबूझ के लोग, पता नहीं क्या मजा आता है, ठीक है, जबरदस्ती एरर करवाने के लिए। पहले आपको क्लोजिंग बैलेंस दे देता है, फिर आपको ओपनिंग बैलेंस दे देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको उल्टा माइनस करना है। और कैसा हो सकता है सब? जैसे नॉर्मल ये, जैसे में 5 और 6, इस तरह। मीन्स पहले ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग, ये जो हम लोग स्टैंडर्ड सम्स रहता है हर सम में, ओके। बट कभी कभी उल्टा भी दे देता है, सो वी हैव टू हैंडल एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग का सबसे पहला चीज हो जाता है नेट प्रॉफिट, जो हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बोलिए। ऐड लेस, ठीक है। क्या लिखोगे? प्लस माइनस। फॉर्मेट बुक में थोड़ा अलग होता है, हम थोड़ा अलग से करते हैं, तो इसी को तुमको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि बुक के फॉर्मेट से करने से कैश फ्लो का सम में सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और उतना लंबा सोल्यूशन मेरे पास करने का एग्जाम में शायद टाइम ना हो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी भी बनाना है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बहुत सारे सम्स बनाने हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, मेरे वाले फॉर्मेट में चलेंगे। मेरे वाले फॉर्मेट में कुछ नहीं है, हर 2 सेक्शन को कंसाइज करके एक सेक्शन बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐड का एक अलग सेक्शन है, फिर लेस का अलग सेक्शन है, तो मैंने ऐड लेस कर दिया, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड लेस करते थे हम लोग, याद है किसी को? हिंट दे देता हूँ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिखो, ठीक है। ये जो आइटम्स है इसके जगह बुक में क्या दिया रहता है? पहले दिया रहता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको ऐड करना होता है, एंड इनकम्स एंड गेन्स उसको क्या करना होता है? लेस, ठीक है। यही चीज बुक में उसको 4 सेक्शन में बांट के देता है। तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, यहाँ लिखूंगा एड प्लस माइनस, और यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब मेरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा एक आइटम आया सपोज डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन आइटम मेरे को इफेक्ट किस तरह करता है पहले उसको समझेंगे, एंड देन हम लोग बात करेंगे उस पर। क्योंकि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का बात हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ना पीएल कुछ ऐसा दिखता है, राइट। पीएल ऐसा दिखता है,
जहाँ पे हम लोग का होता है ग्रॉस प्रॉफिट, सपोज ये 100 है और हम लोग का डेप्रिसिएशन 20 रुपीज, हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना हो गया 80 रुपीज। तो बचपन वाला बात है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें जानने का, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि 20 रुपीज की वजह से मेरे प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आया, वो घट गया या बढ़ गया, घट गया। ये घट गया, इसको घटना नहीं चाहिए था एज पर कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या बोलता है भाई, तुम्हारे में तो कैश का कोई कंपोनेंट ही नहीं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, राइट, गुडविल इज अ नॉन कैश आइटम, राइट। तो जिसमें कैश का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से -20 किया तो हम कहाँ पहुंचे, 80 में पहुंचे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए जो माइनस किया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अगर समरी में बात करें तो जितने भी नॉन कैश आइटम हैं जिसमें जो एक्सपेंस नेचर के हैं, वो हमेशा माइनस का ही इम्पैक्ट दिया होगा नेट प्रॉफिट में। तो हमें उसको हमेशा करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे समरी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस में क्या करना चाहिए, ऐड और लॉसेस, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपने आइटम्स तो डिस्कस करेंगे बट मैं आइटम सबको रटाना नहीं चाह रहा कि आप सारा वो फॉर्मेट वाला आइटम देख कर याद कर लो, वो काम मत करो। क्या लिखने का कॉन्सेप्ट एकदम, पहला तो वो क्या होना चाहिए, नॉन कैश होना चाहिए या फिर नॉन ऑपरेटिंग होना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स का सेल हो गया, ठीक है। नॉर्मल हम लोग का बिजनेस में क्या चीज का सेल होता है, गुड्स का सेल होता है, नॉट फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट सेल करते हो तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहाँ आएगा, इसी सेक्शन में कंसिडर करें। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल, सेल को कहाँ करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करेंगे आराम से। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की। तो यानी क्या दो नेचर हो सकते हैं, एक एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये दो हो सकता है। इसके वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा पीएल में, अभी हम लोग क्या समझे कि हमेशा प्रॉफिट को क्या करेगा, घटाएगा। तो हमें ठीक कैसे करना होगा, इसको ऐड। इसी चीज को अगर हम लोग बात करें सेकंड कैटेगरी का, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्स और गेन्स, ठीक है। सो इनकम्स और गेन्स का मात्रा में तो फ्रेम हो ही रहा होगा, ठीक ऑपोजिट इम्पैक्ट होना चाहिए, राइट। कि जो हम लोग का प्रॉफिट को बढ़ा के रखा है, यहाँ पे सपोज आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ आया तो इससे क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, दिस प्लस दिस करोगे तो ये आएगा, राइट। तो यानी इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आइटम्स कितने हो सकते हैं, बहुत, मतलब कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है ना। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए हम लोग आइटम्स नहीं याद करेंगे। हम लोग क्या याद करेंगे, सिंपल सा एक ही चीज समझना है, अगर कोई एक्सपेंस एंड लॉसेस है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, तो हम उसे ऐड करेंगे। अगर कोई इनकम्स एंड गेन्स है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, तो हम उसे लेस करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पूरा, कॉपी कर लो, कर लिया। इसके पहले इसके बाद जस्ट क्या आना चाहिए, ये सब एडलेस तो हो गया, आउटर कॉलम में चला गया। सपोज मैंने इसको आउटर कॉलम में भी डाल दूं, छोड़ देता हूँ, नहीं डालता हूँ, छोड़ दो, लास्ट में डालता हूँ, ठीक है। तो ये सब ऐड वैड करके यहाँ पे एक फिगर आएगा, राइट। कुछ ऐड कुछ लेस जो भी करके यहाँ एक फिगर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वेरी गुड। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट बट क्या, बट क्यों बोल रहा हूँ, इसे स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि फॉर्मेट रटना नहीं पड़े, आपको ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है। तो स्टोरीज को बहुत ध्यान से रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट क्या, बिफोर क्या चीज का चेंज बाकी है, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी है। याद है फंड फ्लो में हम लोग सीखे थे, इंक्रीज होने से एसेट इंक्रीज हो रहा था तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, एसेट डिक्रीज हो रहा था तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा था। उस चीज को एक अलग एंगल से हम लोग आज समझने जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या लिखा मैं वर्ड, चेंजेस। बुक के फॉर्मेट में जाएंगे तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, पूरा गणित बिगड़ जाएगा। तो एग्जाम में फॉर्मेट का तो मार्क्स मिलता नहीं है, ठीक है ना, काम का मार्क्स मिलता है। तो आपको क्या लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अल्टीमेटली होगा क्या, इंक्रीज डिक्रीज करके वर्किंग कैपिटल चेंज ही होगा,
ठीक है, अपने क्या लैंग्वेज लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन और नॉट डन, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ वापस से प्लस माइनस, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लस माइनस, कि जो ऐड होना है वो ऐड हो जाएगा, जो लेस होना है वो लेस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज करना चाह रहे हैं, बोलो, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। सो हम लोग एक ही लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिएगा, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मींस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कोई भी चीज का भी हो सकता है, एसेट्स का भी हो सकता है, और लाइबिलिटी हो सकता है। क्या चीज का होगा पहले ये बताओ, कौन से नेचर ऑफ एसेट्स का होगा और कौन से नेचर ऑफ लाइबिलिटीज का होगा, पहले इस पे डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बात आगे बढ़ाएंगे। नेचर से कहने का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कौन से का एडजस्टमेंट होता है, घंटा फिक्स्ड एसेट्स का होता है। पूरा फंड फ्लो पढ़ा पढ़ा के तुमको यही समझ में आया कि वर्किंग कैपिटल में फिक्स्ड एसेट्स होता है, क्लास अटेंड किया होगा, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बाकी लोग सही कह रहे हैं, करंट एसेट्स का होता है और करंट लाइबिलिटीज का होता है, ठीक है। सो उसमें 4 सिनेरियोज हो सकते हैं। 4 सिनेरियोज में जैसे जो पहला सिनेरियो वो क्या होगा, बोलिए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। दूसरा सिनेरियो हो सकता है इंक्रीज इन, बोलिए क्या हो सकता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तीसरा सिनेरियो हो सकता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एंड फाइनल सिनेरियो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ओनली 4 सिनेरियोज इज पॉसिबल, देयर इज नो फिफ्थ सिनेरियो, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता फिफ्थ सिनेरियो। ओके, आराम से लिख लो इसको। क्या बात कर रहे हो मुशर्रफ, क्या किया ये 5 दिन तुम लोग, वाह अच्छा, हाँ क्या किया, पढ़ाई किया कुछ, प्रोजेक्ट, और बीड़ा उठा के खड़ा किया, प्रोजेक्ट, यू नो, प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया। सीए का एग्जाम कब खत्म हो रहा है, मतलब ये चल रहा है ना अभी एग्जाम, कौन सा फाउंडेशन चल रहा है, फाइनल, इंटर और फाइनल, कितना तारीख से शुरू तो हो चुका है शायद, 19 तक है, फाइनल का बोल रहे हैं, इंटर 15-16 तक। चलो एनीवेज, हम लोग समझते हैं करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या है उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या है, कौन सा ऐड होना चाहिए, कौन सा लेस होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक से चलते हैं, याद इसको भी मत करना, कोई भी चीज को याद करने से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा एग्जाम में, काम कुछ होगा नहीं। अभी जल्दी से बताओ, अभी अभी नाम है तो तुम्हारा, तो ये तो स्ट्रेंज क्यों देख रहे हो, ये देखो डिबेंचर है 150 से 100 हो गया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, बोलिए ना, नहीं होगा। हाँ, अरे बोलो डिक्रीज या इंक्रीज, हाँ, नॉन इंक्रीज। करंट है सर, नॉन करंट है तो। क्या बोलूं शायद, इन लोगों को कितना बार समझाऊं कि मैं 5 बार बता चुका हूं कि करंट लाइबिलिटी को लिया जाता है, करंट एसेट्स को लिया जाता है। मैं यहाँ पे इसको बात, अरे इंक्रीज डिक्रीज में लड़ाई नहीं करने बोल रहा हूँ मैं, कौन सा आइटम दिखाया तुमको, डिवेंचर, बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर भी तुम आंसर कर रहे हो,
दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इंग्लिश में लिखा है, देखो इधर, इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। और कैसे लिख के देगा? नॉन है यहाँ कहीं, तो फिर आप वर्किंग कैपिटल कर रहे हो, बात समझो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यही होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन, अब सही से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं बात, ईयर है 2005 और 6 का। ठीक है, रैंडम कोई सम है, कोई सम नहीं करा रहा हूँ, बस जस्ट हम लोग अभी समझ रहे हैं आज। ठीक है, तो ईयर है 2005 पहले ओपनिंग एंड 6 है क्लोजिंग। ओके, सबसे पहले बात करें अगर हम क्रेडिटर्स का, तो क्या हुआ है, 80 रुपए का था क्रेडिटर्स, अभी कितना हो गया, 100 रुपए का हुआ। उसी के नीचे जस्ट देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है। सपोज ये एक लाइबिलिटी है, अभी फिलहाल क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का बताऊंगा। ऐसे सपोज करंट लाइबिलिटी है, 60 का है और 0 हो गया। ठीक है, दो सिनेरियो हुए तुम्हारे पास। करंट लाइबिलिटी कैटेगरी का समझा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा समझा रहा हूँ अभी? करंट लाइबिलिटी, मतलब ये समझा रहे हैं और ये वाला समझा रहे हैं। ठीक है, सो पहला हम लोग देख पा रहे हैं कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ। इसका क्या मतलब है? कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है? आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो? आउटफ्लो। आउट इन आउट ऐसा चल रहा है। तुम ऐसे सोचो, पहले आप उल्टा वाला सोच लो। डिक्रीज हो रहा है ना जब करंट लाइबिलिटी, तो कैसे हुआ होगा? किसी को आपको 60 रुपया देने का था, लाइबिलिटी मतलब क्या, देने का। तो हमको किसी को 60 रुपया देने का था, आज के डेट में 1 रुपया भी नहीं देने का है। मतलब ये हुआ कैसे? पहले इस चीज को समझो, ये प्रोसेस हुआ कैसे? कैसे हुआ? कल तक जो तुमसे 60 रुपया मांग रहा था, आज तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है। क्यों? यानी हमने उसे दे दिया है, राइट? तो अगर हम किसी को पैसे दे देते हैं, तो हमारा कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। सो लॉजिक रटा है, इसलिए याद नहीं है कुछ भी। अगर समझा होता तो कभी भूलता नहीं। तो यानी ये सबसे पहले क्या समझ में आया कि अगर 60 रुपए का करंट लायबिलिटी है और वो कम हो जाता है, इसका मतलब हमने उसे कुछ पैसे दिए हैं, राइट? एंड दैट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ द कैश। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में, तो क्या लिखेंगे? आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो। प्लस या माइनस? माइनस। कैश क्या हो जाएगा? निकल जाएगा हमारे यहाँ। क्लियर? जैसे ही पहला पेन यहाँ लगा, ऑपोजिट वाला आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ गया, राइट? तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको समझ लो, दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा ऑपोजिट। सो वापस से एक बार, डिक्रीज हो रहा है अगर करंट लायबिलिटी, तो यानी आउटफ्लो। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी देन इनफ्लो। समझ गए क्या बोला? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इनफ्लो, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आउटफ्लो। वेरी गुड। अब आ जाते हैं एसेट्स की बात करने। इसी सम में हम लोग एसेट्स भी देख लेते हैं, एक बार बढ़ा है और एक बार घटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स की। ये क्या है, क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 110 से क्या हो गया, ये 70 हो गया। अब हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? ये दो कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। 110 रुपीज था, वहां से क्या हो गया बॉस? 70। एसेट कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? पक्का इनफ्लो सर, पैसा मिला है। इनफ्लो हुआ है, पक्का? क्यों? रीजन? क्योंकि बेच डेटा है, चुके हो। पैसा हम लोग का। मेरे पास जो इन्वेंट्री था, मेरा इन्वेंट्री कम हो गया, तो यानी हम अपने इन्वेंट्री को बेचा होगा, उससे मेरे को क्या आया होगा? पैसा आया होगा। ठीक है, सो हेंस आप जब भी एसेट डिक्रीज होगा, तो यानी डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? ऐड या लेस? ऐड। वेरी गुड। एंड ऑपोजिट वाला आपको ऐसे ही समझ में आ गया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? माइनस। सिंपल है, इंक्रीज इन करंट एग्जांपल, एसेट्स कैसे इंक्रीज होता है? जब आप उसे खरीदते हो तभी, और खरीदने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पैसे लग जाएंगे, तो आउटफ्लो हो जाएगा। क्लियर है पूरा? कॉपी कर लो इस चीज को। जा रहा तो दिमाग में है। सर इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब तो इनफ्लो है ना, मतलब कोई परचेस किया एसेट को। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में एसेट्स का इनफ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या हाँ, पढ़ रहे हैं? पैसा आउटफ्लो हो रहा है। कैश का आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर है तो शायन साहब? हाँ सर।
चलिए, अगर सब क्लियर है, कॉपी हो गया, तो इसमें से जो भी आएगा कुछ सारे आंसर्स ऐड करके कुछ ना कुछ आएंगे। तो नेट प्रॉफिट प्लस माइनस दिस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस माइनस ऑल दीज विल गिव यू व्हाट? कोई बता सकता है तो बताओ। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर एक क्वेश्चन है, पूछे? आप पूछो ना। बोल रहे हैं कि सर जैसे मतलब वो प्लस माइनस कर उसके बाद नीचे लिख रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसमें क्या डबल लाइन मानना होगा क्या, कि वो एक ही से उसको कैलकुलेशन करना होगा? डबल लाइन सिंगल लाइन मारना हो सब तुम अपना देख लो कैसे सजाना है तुमको, ये सब तो मतलब अपना मन का शांति का बात है, बाकी जितना हम किए उतना लाइन में भी काम हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग कैपिटल तक समझ में आ गया कहानी पूरा। अभी हम लोग चलेंगे, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है, लेस टैक्स पेड। सम में आपको टैक्स पेड विजिबली दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई सम ऐसा मिलता है जहां पे आपको टैक्स पेड डायरेक्टली लिख के नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? याद है फंड फ्लो का लॉजिक समझे थे? कैसे समझे थे? फंड फ्लो में क्या होता था, हम लोग जाएंगे और लेजर देखेंगे। ठीक है, लेजर में आपको दो लेजर मिल सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड, ये वाला याद है, दोनों का हम लोग मैंडेटरी लेजर बनाते थे। उसके बाद होता था क्या, ओपनिंग क्लोजिंग लिखते थे, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता था उसे हम क्या करते थे, पे कर देते थे टू बैंक बोल के इस ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल इस सम का अगर हम लोग सम करते तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, राइट। सो हम लोग कौन सा पे कर देते, 20 वाला, तो हम लोग टू बैंक करके लिख देते 20 लेजर में, राइट। मैं लेजर समझा। अब यही जो टू बैंक करके लिखोगे इसी को तो बोलोगे टैक्स पेड, तो इसी टैक्स पेड को क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे टैक्स पेड 20 ओपनिंग वाला, ऑलवेज द ओपनिंग वाला। ये कब के लिए बॉस, जब सम में कुछ मेंशन नहीं है। मैं एक बार इसका एडजस्टमेंट भी दिखा देता हूँ आपको। इसका एडजस्टमेंट में देखो, जैसे लिखा हुआ है कि पेड कितना हुआ है 28,000, तो हम लोग टू बैंक करके 28,000 करके माइनस करेंगे। लेकिन अगर सपोज ये लाइन नहीं रहता सम में, तो आप क्या करते, वेरी गुड, आप लोग डायरेक्टली ओपनिंग वाला ही लिख देते हैं। क्लियर है बात? चलिए, इसलिए फंड फ्लो पहले कराएं, उसके बाद कैश फ्लो मक्खन है। मतलब जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तुम लोग देखेगा एकदम एक एक क्लास में दो दो सम भी हो रहे हैं, ऐसा भी हो जाएगा। बस इसका अंडरस्टैंडिंग ढंग से ले लो कि सजाना कैसे है इसको, क्योंकि फंड फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पूरा बेस बन गया ना, फिर कुछ भी है एग्जाम में, फंड फ्लो कैश फ्लो कोई भी आए, आराम से शॉर्ट मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये जो आंसर आया फाइनल आंसर आउटर कॉलम में जो हम लोग लेके गए हैं, इसको क्या बोलेंगे? बोलो ना, क्या बोलेंगे, क्या निकाल रहे थे हम लोग इतना देर से? हाँ, देखो, कैश फ्लो स्लैश, देखो क्या लिखा रहा हूँ, कैश फ्लो स्लैश, ये सब सीख लो, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड, क्या, कैश फ्लो स्लैश यूज्ड। व्हाट इज यूज्ड एंड व्हाट इज फ्लो? अगर आपका इसका आंसर आ रहा है ना पॉजिटिव में, तो इसका मतलब इट इज पॉजिटिव, मतलब आपको कैश का फ्लो हुआ है। ठीक है, अगर इसी का आंसर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे उसकी जगह, कैश फ्लो मत लिखना, क्या लिखोगे, कैश यूज्ड। ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि तुमको ये समझ में आए एग्जाम में कि नेगेटिव अगर आता है तो आप उस यूज्ड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है, और ये जो टिक मार्क है ये नेगेटिव में भी आ सकता है। तो अगर आपका नेगेटिव में आता है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग अ माइनस साइन, आप उस वर्ड का इस्तेमाल करोगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश used in or flow in operating activities। इसको थोड़ा और सजाना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे क्या है ना, यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम
और इन। बात समझ गया? इंग्लिश थोड़ा अगर ठीक होने का है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा अगर आपका पॉजिटिव है, और अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को इंग्लिश नहीं होती, ठीक है? तो इसलिए जैसा रहेगा आंसर सम में रहेगा, हम लोग उस तरह उसको संभालेंगे। डन और नॉट डन? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जैसे नंबर 1 जो पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे, क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू हो गया था। अब हम लोग सेकंड में चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भाई पार्ट यही होता है, ये जो ऊपर वाला पहला हिस्सा है ना, ये आपको संभालना है एग्जाम में, और इसको संभालने के लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको इस तरह इस चीज को संभालने का, ठीक है? अब इसमें कोई डिफिकल्टी आएगा नहीं है, गारंटी। आइए सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन पढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें किस नेचर के आइटम्स आ सकते हैं, बोलिए? इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं, बोलिए? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ सकते हैं, राइट? और क्या आ सकता है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आ सकता है। जब हम लोग बात करते हैं सेल और परचेज का, तो ध्यान रखने वाला बात क्या है? नहीं, ध्यान रखने वाला बात यह है कि फिक्स्ड एसेट्स का सेल आएगा सिर्फ, प्रॉफिट अलग से नहीं लिखने का, चाहे लॉस नहीं लिखने का। क्यों नहीं लिखने का? मतलब सिर्फ सेल वैल्यू। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज इस सम में प्लांट कॉस्टिंग 30,000, डेप्रिशिएटेड 25% वॉज सोल्ड फॉर 50,000, तो सिर्फ 50,000 आएगा। ये नहीं लिखना है कि भाई इसमें कितना लॉस हुआ। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही एरर होता है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस में ठोकते हैं, उसके लिए तो अलग जगह है ना ऊपर में, तो हम लोग को वो नहीं लिखने का, ठीक है? हम लोग यहाँ क्या लिखने का? जितने अमाउंट में सेल हुआ या फिर जितने अमाउंट में परचेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1.5 लाख का परचेज हुआ, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ 1.5 लाख का परचेज लिखें। आपको सिर्फ इतना चाहिए यहाँ पे, पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल का नहीं कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे तो पेड फॉर इन शेयर्स है, तो ऐसा कोई भी हो सकता है। कोई भी समय आपको परचेज ऑफ प्लांट भी आ सकता है, इस समय नहीं है। जहां पे भी परचेज आएगा तो आपको क्या करना है? जो परचेज का अमाउंट आपको एग्जैक्टली वही लिखना है। कभी कभी क्या होता है, परचेज का सम अमाउंट सब में डायरेक्टली गिवन नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो उसमें एज अ बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? टू बैंक आता है, राइट? तो हम लोग को वो टू बैंक वाला फिगर लिखना है, ठीक है? तो कभी भी ध्यान रखेंगे कोई प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं लिखने का, ठीक है? और क्या लिखने का है? व्हाट यू हैव टू राइट? ओनली द सेल एंड परचेज वाला फिगर। सेल एंड परचेज ऑफ क्या लिखा है मैंने? देखो क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना? करंट एसेट्स का सेल और परचेज गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि उसका ऑलरेडी हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करना था वो यहाँ पे कर चुके हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग पूरा ढंग से उसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो आप लोग उसमें आपको कुछ भी करने का दरकार नहीं। ओके, तो इसमें और क्या आ सकता है बॉस? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है, जैसे डिविडेंड रिसिव्ड। डिविडेंड में दो सेक्शंस होता है, एक डिविडेंड पेड और एक डिविडेंड रिसिव्ड। डिविडेंड रिसिव्ड कहाँ आना चाहिए बोलो? फाइनेंस में पेड वाला आना चाहिए, ठीक है? तो हर चीज को कनेक्ट करना कि कौन सा कहाँ जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, क्योंकि डिविडेंड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पेड है
और रिसीव है। जैसे रिसीव बोल के कोई आया नहीं आज तक एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी इन केस में आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फाइनेंसिंग में लिखना है, ओनली पेड वाला। क्योंकि लॉजिक क्या है, पे आप कब करते हो डिविडेंड, जब आप किसी से पैसा लेके बैठे हो, ठीक है ना। तो हम लोग पैसा किसी से लेके कब बैठते हैं, या तो हमने इक्विटी शेयर इशू किया होगा या हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया होगा। ये दो ही सिनेरियो में हम डिविडेंड किसी को पे कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग डिविडेंड पे करेंगे तो कहाँ जाएगा मेरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगर हम इन्वेस्टमेंट का परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो कहाँ जाएगा, बोलो। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट का भी परचेज करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सपोज हम शेयर्स इशू करेंगे तो क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा, शेयर खरीदेंगे आएगा। बात समझ रहे, हर चीज का दो एस्पेक्ट है। शेयर अगर हम खरीदेंगे तो आएगा, शेयर अगर बेचेंगे तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम शेयर खरीदते हैं तो भी आएगा, बेचते हैं तो भी आएगा, शेयर इशू करते हैं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों, इशू जब करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वी आर फाइनेंसिंग आवर सेल्फ, मीन्स हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, फाइनेंस किया जा रहा है। जब हम किसी चीज को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसका मतलब वो मेरा एसेट है, ठीक है। तो एसेट मेरा कभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं जा सकता। एक माइंड में तो ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लो, क्या एसेट मेरा कभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं जा सकता। फाइनेंसिंग का मतलब ही क्या है, हम पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो मेरा एसेट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसी तरह के एक्टिविटीज आएंगे जो हमारा प्योर एंड प्योर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, जिसमें हमारे पैसे लगे होंगे, ओके। अच्छा, ऐड होगा या लेस होगा वो हम छोड़ देते हैं, उसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा बात है। परचेज ऑफ एसेट है तो क्या होगा, आउटफ्लो या इनफ्लो, आउटफ्लो, फिर पैसा निकल रहा है। सेल ऑफ एसेट करेंगे तो पैसा आएगा। तो इनफ्लो आउटफ्लो में हमको इतना समझाने का दरकार नहीं है होपफुली, तो इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसका, पहले मैं इसको इनर कॉलम में कर लेता हूँ तो तुमको बेटर समझ में आएगा कि अगर कुछ आइटम प्लस होगा और कुछ आइटम क्या होगा, माइनस होगा। प्लस और माइनस होने के बाद जो वैल्यूज होंगे इसमें, सिर्फ इस पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहा हूँ, मतलब कौन सा बॉक्स, ओनली द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाला। अभी हम ऊपर वाला सेक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, इसलिए उसको आउटर कॉलम में डाल दिया, उसके बारे में अभी बात नहीं होगा। अब इसमें जो भी आइटम्स है, आपका बहुत सारे आइटम्स हुआ, और वही सेम कहानी इसमें भी यूज करोगे, ठीक है। क्या यूज करोगे, कैश फ्लो स्लैश यूज्ड, फिर लिखोगे फ्रॉम स्लैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आउटफ्लो हो गया कैश का, जो माइनस वाला साइन है ये इनफ्लोज के लिए inflow, ठीक है। मार्क कर दिया इसको, ध्यान रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी आंसर है, दिस विल रिजल्ट योर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। पॉजिटिव आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, एल्स इट्स अ नेगेटिव। अच्छा, बहुत सारा स्टाइल होता है इसको प्रेजेंट करने का, दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप इसको भी बंद कर सकते हो, ठीक है, इसको भी बंद कर सकते हो। और नहीं करना चाहते हो तो आप फिर इसको भी ओपन रखो, मतलब जैसे इसको भी ओपन रखने से क्या होगा, अल्टीमेटली लास्ट में आप इसको जब ऐड करोगे तो वो कहानी समझ में आ जाएगा। और नहीं तो क्या करना होगा, इस सब को बंद कर दो, मतलब ऑपरेटिंग भी बंद कर देना, इन्वेस्टिंग भी बंद और फाइनेंसिंग भी बंद, और लास्ट में इन सब का नाम दे दोगे ABC एंड देन ऐड कर दो, वो भी कर सकते हैं एनीथिंग। और ये थोड़ा लेस में सिंपल रहता है। चलो, तो हम लोग का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इधर इन्वेस्टिंग हो गया, एंड लास्ट एक्टिविटी इज लेफ्ट विच इज आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करने का, यहाँ पे कौन कौन से आइटम आएंगे, किस नेचर के आइटम आएंगे बोलो। डिविडेंड पेड, वेरी गुड, और डिविडेंड पेड एग्जांपल्स बोलो। डिविडेंड पेड और इशू ऑफ शेयर्स, वेरी गुड, इशू ऑफ शेयर्स, और बोलो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ओके, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ओके, रिडेम्पशन, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ गया तुम लोग, कहानी तो समझ ही रहे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो आप रिडेम्पशन और डिवेंचर का जब लेजर बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो रिडेम्पशन और डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों ऐड हो जाएगा, और लास्ट में जो टू बैंक का फिगर होता है वही आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है। ठीक है ना, लेजर का एडवांटेजेस ही यही था कि आप जितने भी लेजर बनाओगे आपको हेल्प करेगा। अभी जब हम लोग सम बनाएंगे ना तब आप देखोगे मजा, सेम जैसे फंड फ्लो का कहानी किए थे ना, क्या किए थे, जो बाई पीएल टू पीएल होता है पीएल में चला जाता है, वही चीज इमेजिनेशन रखना, बाई पीएल टू पीएल कहाँ चला जाएगा पता है, इस सेक्शन में। जितने भी बाई पीएल जो है और टू पीएल है वो हमारे इस सेक्शन में चले जाएंगे। कहानी पूरा समझ रहे हो बात? तो ये एडवांटेज रहेगा। और जितने भी टू बैंक बाई बैंक है वो कहाँ चले जाएंगे, रिस्पेक्टिव हेड्स में चले जाएंगे। मतलब इन्वेस्टिंग, जैसे अगर टू बैंक है फिक्स एसेट्स के लेजर में यानी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, बाई बैंक है फिक्स एसेट्स के लेजर में यानी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो उससे तुमको ये सब भर लोगे तुम। ये सब में क्या जाएगा, ओनली बाई बैंक, ठीक है, या फिर टू बैंक, तीसरा कोई आइटम ही नहीं जा सकता। ठीक है, सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी कहानी वही जाएगा, जितने भी बाई बैंक होंगे या फिर टू बैंक होंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, लेजर बनाते चलना है, एक एक करके आइटम्स आता जाएगा। अनलेस एंड अनटिल कोई एक स्पेशल आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, तो उसके लिए आपको शायद कैलकुलेट करना पड़े अलग से, क्योंकि उसके भी आप बैठ के लेजर तो बनाओगे नहीं, उतना तो टाइम वेस्ट करोगे नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसके लिए आपको शायद लेजर बनाना पड़े, मतलब नहीं बना के भी काम डायरेक्टली करना पड़े, नहीं तो मैक्सिमम जो चीज़ है वो सारा लेजर से आ जाएगा, चाहे आपका बाई पीएल टू पीएल है, चाहे आपको टू बैंक बाई बैंक से आना पड़े। और ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है ये फंड फ्लो में भी आप बैलेंस शीट से ही बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट के हेल्प से ही बनाना है, तीसरा कोई हेल्प आपको लेना नहीं। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को और डिटेल में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो आइटम ऑफ, नो आइटम, एकदम सिंपल करने के लिए, नो आइटम फ्रॉम एसेट्स साइड, एसेट साइड विल कम हियर। ठीक है, लिख लो एकदम मार्क करके, नो आइटम्स फ्रॉम एसेट साइड विल कम हियर। जिस तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई आइटम लाइबिलिटी साइड से नहीं आती है इधर, उसी तरह कोई भी आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एसेट साइड से नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीथिंग? ठीक है, तो इसमें भी जैसे भी सारे आइटम्स आएंगे एक एक करके, तो आप क्या करोगे, फाइनली वही एड लेस, लाल दाग दाग दाग। सो प्लस मतलब इनफ्लो वाले जो है वो सब प्लस हो जाएंगे, और जो आउटफ्लो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे अगेन, बोलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वो पूरा लिखो, कैश फ्लो स्लैश यूज्ड। अच्छा, हम यहाँ पे यूज लिखा, हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखा है, तुम लोग भी नहीं लिखा है क्या, अगर छाप रहा होगा तो नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा भी लॉजिक से लिखा होगा तो लिख दिया होगा, यूज फ्रॉम और इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर और नॉट यहाँ तक पूरा? ठीक है ना, इजी चैप्टर, फुल मार्क्स लाना है ये सब चैप्टर, पर्पस यही रहेगा। बढ़े आगे, ठीक है,
सो ये सारा को हम लोग ऐड लेस वगैरह कर देंगे, आइदर ऐड आएगा या फिर क्या आएगा, फाइनल आंसर आइदर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट जैसे 1 2 3 चल रहा था वैसे ये फोर्थ पॉइंट, इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो और यूज्ड। क्या बोलोगे इसको, नेट कैश फ्लो स्लैश यूज, आया कैसे 1 + 2 + 3। अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे तो सम खत्म नहीं होता है, कैश फ्लो एक ऐसा सा चैप्टर है जहाँ पे जैसे बैलेंस शीट मैच करता है वहाँ पे आपका कैश फ्लो भी मैच करना चाहिए, बिकॉज एवरी कैश फ्लो जो भी इम्पैक्ट हो रहा है अल्टीमेटली आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस दीज थिंग्स विल रिजल्ट इन योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, राइट। सो आपको बैलेंस शीट में जाके एक काम करना पड़ेगा, मेहनत, क्या करना मेहनत पड़ेगा कि आपको कैश को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे कैश होना चाहिए, हो सकता है यहाँ हो और यहाँ ना हो, या हो सकता है ओपनिंग हो या क्लोजिंग ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो, ठीक है ना। और कुछ नहीं है तो सर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जो आया आंसर वही खत्म, ठीक है। तो अब लिखेंगे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेस closing cash and cash equivalents। ये थोड़ा इसको ऐसे मत करो, ये अल्टीमेटली तो ये इसके साथ मैच ही कर जाएगा, ऐसा लिखो, यहाँ पे लेस मत लगा, बस ऐड ऐसा लगा। हम वहाँ पे लेस नहीं होगा। नहीं, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंगे और ये तो जो ऐड लेस होना है वो हो ही जाएगा, और नेट में आंसर आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओपनिंग ऐड करने से आपका क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है या नहीं क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखो, नोट, नोट में लिखो दैट इंडिविजुअल, लिखो नोट में लिखो इंडिविजुअल assessees, individual assessees do not need to, individual assessees do not need to mandatorily prepare cash flow, do not need to mandatorily prepare cash flow, mandatorily prepare cash flow as per AS3 accounting standard 3, full stop। If the question demands, if the question demands, we will do as instructed, if the question demands, we will do as instructed, we will do as instructed, demands then we will do as instructed। Run on order, ठीक है।